हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये फ्री कंसेंट है और ये फ्री कंसेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ऐसे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट है और ऐसे ही हमारा जो सीए के अंदर आता है कंपनी लॉ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें भी मैक्सिमम टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। बट अगेन कोई बात नहीं, जो हमारा फ्री कंसेंट है मैंने ऐसे कोई बहुत ज़्यादा अभी तक मार्क नहीं कराए हैं आपके। ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं मार्क करवाता हूँ उनमें से एक है। कॉन्सेंट का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को एग्री कर रहे हैं। व्हेन आई एम सेइंग ओके आई एम एग्री विद यू, आई एम एग्रीइंग विद यू। ठीक है, सो दैट्स द कंसेंट. So we have already studied that consent should be free, without any coercion, without any undue influence, without any fraud. When we studied the complete chart of our contract act flow, okay ना, so उसमें देखा था कि starting में one thing was valid contract and after that that can be become a voidable contract, right? right. So जब हम पढ़ रहे थे हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा था कि ऑफ़र है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, प्रॉमिस के बाद कंसिडरेशन के बाद एग्रीमेंट है, फिर उसके दो पार्ट हैं, एनफोर्सेबल है, नॉन एनफोर्सेबल है। जो एनफोर्सेबल वाला होता है उसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद हमने देखा था जब यहाँ पे छोटा छोटा सा लिख के फिर हमने क्या लिखा था? वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। सो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक, सो यहाँ पे क्या आता है? कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए। ये भी अगेन हमने एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में देखा था, जिसको अभी हम इन डेप्थ थोड़ा अब कवर कर रहे हैं। वो फ्री नहीं कहलाती है, नॉट, दिस इज नॉट। सो हाईलाइट क्या करना है आपको? नॉट को क्या करना है? हाईलाइट करना है। कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय। वो फ्री नहीं होगी जब क्या ये सब सिचुएशंस होंगी। क्या सिचुएशन होंगी? कॉर्शन होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, फ्रॉड होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन होगी या फिर मिस्टेक होगी। ठीक है, इन सब के मीनिंग क्या होते हैं वो अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान रखना, जब कंसेंट फ्री नहीं होती, हमने यही पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। जब कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट नहीं होती, किसी के साथ ज़बरदस्ती करी है, मैंने कुछ करा है, तो उसकी मर्जी है, उसके कहने पे कॉन्ट्रैक्ट को क्या वॉइड किया जा सकता है, तो इट्स एट प्रेजेंट वॉइडेबल। बट जब मिस्टेक वाला केस आता है तो वहाँ पे वॉइड होता है। तो बस मुझे ध्यान रखना, एक स्पेशल केस होगा जहाँ पे कंसेंट फ्री नहीं है, वो है मिस्टेक, जहाँ पे वॉइड होगा, बाकी जगह वॉइडेबल होगा। अगर मिस्टेक हुई तो भाई इनिशियली वॉइड ही है, यहाँ पे किसी को ऑप्शन नहीं दिया वॉइड कराने का, बाय डिफ़ॉल्ट वॉइड ही है। फिर इसके बाद बायलिटरल, यूनिलेटरल आएगा, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम इसीलिए बनाया है कि यहाँ पे आपको क्या सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या एक्चुअल में है। तो जो भी हम पढ़ेंगे ना, बाद में क्विक रिवाइज करना है तो माइंड पिक्चर क्लियर करने के लिए वो डायग्राम आपके सामने रहेगा। बात करते हैं कंसेंट की। सेक्शन 13 में बात करी है, 2 और मोर पर्सन्स आर सेड टू बी कॉन्सेंट। दो से ज़्यादा लोग, मतलब एक ऑफर एक ऑफरी हो गया या तीसरा भी कोई पर्सन है, तो वो माना जाएगा कि वो कंसेंट पे हैं व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। वो सेम थिंग पे सेम सेंस में एग्री करते हैं तो माना जाएगा हाँ उन्होंने राजी हो गए, पूरी तरह से कंसेंट अवेलेबल थी। बात समझ में आई? सो इसको हम पता क्या कहते हैं? एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, इसको हम कहते हैं कॉन्सेंसस एड आइडम। ठीक, मीटिंग ऑफ द माइंड्स। ये लाइन भी आप क्या करोगे, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको अपनी बुक के, अपने नोट्स के स्टार्टिंग में या लास्ट में एक जगह लिखने हैं, जो इस तरह के अलग से नेम आते हैं मेरे पास। ठीक है, लिख लिया। कॉन्सेंसस एड आइडम, इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड। मतलब जब दोनों ना सेम चीज़ पे सेम सेंस में एग्री कर रहे हैं तभी हम उसको कंसेंट माना जाएगा। जैसे हमने देखा था, 2 एग्जांपल देखे थे जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम थी। मतलब जैसे मैंने कहा मोबाइल बेचूंगा, आपने कहा मोबाइल खरीदूंगा, कि ठीक है बात हो गई, बट मैं तो बात कर रहा था नोकिया 1100 की और आप खरीदने की बात कर रहे थे आईफोन की। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेम सेंस में एग्री नहीं कर रहे थे ना सेम थिंग थी और सेंस भी हमारी कुछ गड़बड़ आ रही थी, मिस्टेक हो गया। सो उसी के हिसाब से मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ऑयल वाला एग्जांपल देखा था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑयल खरीदेंगे बेचेंगे सब बात होगी, बट बाद में जब एक्चुअल में परफॉर्मेंस का टाइम आया था पता चला कि मेरे माइंड में तो क्या था, मैं आपको क्या बेच रहा हूँ, मिट्टी का तेल, और आपके माइंड में क्या था, आप क्या खरीद रहे हो, पेट्रोल।
सो वहाँ पे भी क्या था, हमारा कंसेंट नहीं था, तो वो वाली सिचुएशंस भी एक्चुअल में कंसेंट के अंदर कवर हो जाती हैं। सो पार्टीज मस्ट ओनली एग्रीड अपॉन द सेम थिंग। ये सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि वो एग्री कर जाए सेम थिंग पे, बट ऑल्सो एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस। तो सेम सेंस का होना भी जरूरी है, और अगर कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये तो एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था। जब तक एसेंशियल्स पूरे नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। कॉन्सेंट तो समझ में आया। अभी कॉन्सेंट का मतलब हो गया दोनों राजी होने चाहिए, यस करना चाहिए, दोनों हाँ कर रहे हो। और ये जो कंसेंट है ये कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। फ्री मतलब विदाउट एनी बर्डन, अपनी इच्छा से पूरी तरह से। उसको फ्री नहीं कहेंगे, कब नहीं कहेंगे ये अभी हमने देखा, इन सब केसेस में इसको हम कहेंगे कि कॉन्सेंट फ्री नहीं थी। अदरवाइज ये सब नहीं है तो बोलेंगे कॉन्सेंट फ्री है। सबसे पहले वर्ड आता है कॉर्जन। कॉर्जन का मतलब होता है जबरदस्ती। क्या होता है, जबरदस्ती। मतलब जब किसी के साथ मैं जोर जबरदस्ती करके, धमका के, या फिर उसको डरा के, प्रेशराइज करके कुछ बात मनवा रहा हूँ, तो वो कॉर्शन के अंदर कवर हो जाती है। करना या करने की धमकी देना, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। जो कॉन्ट्रैक्ट जो क्या है आईपीसी के अगेंस्ट में, जैसे मर्डर, मर्डर करना आईपीसी के अगेंस्ट है। मैं मर्डर कर रहा हूँ या मर्डर करने की धमकी दे रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ साइन कर दो वरना मार डालूंगा, तो ये धमकी देना भी क्या कॉर्शन के अंदर आएगी, क्योंकि मैंने आपको प्रेशराइज किया है ना। एक तो सिंपल सी होगी, आप रेगुलर उसमें भी अपने फ्रेंड को कहते मार दूंगा, वो तो एक नॉर्मल हो गया, वो तो कॉर्जन नहीं है, वो तो नॉर्मल बात होगी। बट हाँ, सीरियसली व्हेन यू आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली, व्हेन यू आर सेइंग समवन एल्स ओके, इफ यू आर नॉट साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट आई विल किल यू। सो ऐसा वाला केस हुआ जहाँ या तो मार ही दिया, मार ही दिया मतलब क्या, अभी आपने किडनैप कर लिया था एक जन, उसकी फैमिली के एक मेंबर को मार दिया, या फिर मारने की धमकी दी, तो दोनों ही केस में क्या कॉर्शन कहलाएगा। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, मैंने कब्जे में कर ली, ठीक, लाइक आपकी कार थी, मैंने कब्जा ली, मैंने कहा वापस चाहिए ना, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करो मेरे साथ, साइन करो पेपर पे। तो मतलब आपको मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी प्रॉपर्टी कब्जा ली। तो दोनों भी समझ में आया, या तो करना और करने की धमकी भी दे रहे हो ना, अगर थ्रेटन भी करो, धमका भी रहे हो, तो भी वो कॉर्शन के अंदर आ जाता है। फोर्सिंग समवन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बाय यूज ऑफ थ्रेट और फोर्स, या किसी और तरीके की मैं कोई भी धमकी देके या आपके ऊपर फोर्स लगा के आपको कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने को कह रहा हूँ, तो वो भी कॉर्शन कहलाएगा। थ्रेट टू कमिट सुसाइड, सुसाइड करने की धमकी, और टू फाइल अ सूट ऑफ फॉल्स चार्ज, या आपके ऊपर धोखा गलत केस फाइल करने की धमकी, दोनों ही इसके अंदर कवर हो जाती हैं। सर जो धमकी दे रहा है कि वो मर जाएगा तो क्या दिक्कत है, मर जाए हमारी तरफ से क्या फ़र्क पड़ता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, सारे बच्चे आपकी तरह नहीं होते हैं शरारती और निर्दयी ठीक है ना, ऐसे नहीं होते हैं ना, कुछ अच्छे अच्छे भी होते हैं। सो मैं किसी को कह रहा हूँ मैं सुसाइड कर लूँगा, वो कह रहा है नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, तो वाली सिचुएशन हो सकती है, ठीक। या फिर ऐसा हो सकता है ना कि आप रिलेटिव, मतलब वो पर्सन जो कमिट कर रहा है, सुसाइड करने की धमकी दे रहा है, वो रिलेटेड है, वो सामने वाले पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो उस वाला केस में भी आ सकता है। तो ये सब क्या होंगे, कॉर्शन होंगे। कॉर्शन का इफेक्ट क्या होगा, कॉर्शन के कारण क्या होगा, पढ़ाई था अभी, वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हु कंसेंट वॉज सो ऑब्स्टेंट, जिसकी किसके हमेशा जो वॉइडेबल होता है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी, किसकी, जिसको आपने कॉर्शन, जिसके साथ कॉर्जन किया है, ठीक है, जिसके साथ आपने किया है ना, वो कर सकता है। अगर बी ने ए को धमका के कॉन्ट्रैक्ट कराया ए को, तो ए क्या कर सकता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकता है, वॉइड बना सकता है, उसके ऑप्शन पे क्या है, वॉइडेबल है। एग्रीव्ड पार्टी, इसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं। एग्रीव्ड पार्टी किसको बोलते हैं, जिसके साथ गलत हुआ, बेचारा जो पीड़ित है, ठीक है। एग्रीव्ड पार्टी मस्ट हैव राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, रिसाइन का मतलब होता है कैंसिल करना, वापस लेना, बट इट विल हैव टू रिस्टोर बेनिफिट्स, उसके पास दो राइट होंगे, एक तो क्या कैंसिल करने का, और दूसरा क्या जो बेनिफिट्स थे उसको रिस्टोर करने का, टू द पर्सन फ्रॉम हुम इट वॉज रिसीव्ड, कि उसको वापस भी कर दे। मतलब उसके पास ना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का भी होगा, और उसको ये भी होगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी जो मेरे से मतलब साइन कराए हैं, जो कुछ कराए हैं, वो भी मेरा वापस मुझे कर दो। तो कैंसिल कराने का उसके पास राइट पूरी तरह से रहता है। अ पर्सन टू हुम मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कॉर्शन मस्ट रिपे और रिटर्न इट, अगर
एक पर्सन जिसको मनी पे किया गया है या डिलीवर किया गया है कोर्जन में, मतलब ए ने बी को धमकाया, ए ने बी को धमकाया और बी ने बेचारे ने क्या करा, इसको 10 लाख रुपए दे दिया। सो अभी क्या होगा, ए के ऊपर लाइबिलिटी आएगी, वो उसके 10 लाख रुपए क्या करे, वापस करेगा। ठीक है, क्लियर। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर हस्बैंड ऑब्टेन अ एक सेकेंड, where husband obtained a release deed from his wife and son under a threat of committing suicide. The transaction was set aside on the ground of coercion. एक हस्बैंड ने क्या करा, रिलीज डीड मतलब एक डीड एग्रीमेंट किसी तरीके का क्या करा, एंटर कर लिया उसके साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों को और वाइफ को क्या धमकान दिया कि अगर तुमने एग्रीमेंट नहीं करा तो मैं सुसाइड कर लूंगा। सुसाइड को आईपीसी के अगेंस्ट है, सुसाइड करना क्राइम है इंडियन पिनल कोड में। सो जब वो मना है तो अभी पढ़ा था ना हमने, आईपीसी के अगेंस्ट जो भी आप काम करोगे वो सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे। सो यहाँ पे कॉर्शन माना जाएगा और इसलिए क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। एक्ट ऑफ कॉर्शन मस्ट बी डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, मैंने जो धमकाया हो, जो भी आपको करा, वो इस इंटेंशन से करा है कि सामने वाला क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। मैं वैसे ही धमका रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट से मेरा उसका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर वो कॉर्शन कवर होगा क्या, नहीं ना, फिर कॉन्ट्रैक्ट से उसका क्या लेना देना। आप अलग धमका रहे हो, वो अलग चीज़ है। कॉर्शन में प्रोसीड फ्रॉम एनी अदर पर्सन और मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन। कॉर्शन किसी के थ्रू भी हो सकता है। अरे सर, मतलब ये क्या 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 किस थ्रू क्या क्या मूव हो सकता है। देखो, थर्ड पर्सन, कंसिडरेशन पे कर सकता है, स्यू नहीं कर सकता है, कॉर्जन कर सकता है। बात समझ में आया। सो मतलब ऐसा हुआ, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है, आपके साथ तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मैंने कहा मुझे ना अपना मोबाइल दे दो, आपने मना कर दी। मैंने गुंडे को लेके आया, सी को, सी ने आपको धमकाया, मैंने नहीं धमकाया, सी ने आपको धमकाया। अभी क्या हुआ, आप गए कोर्ट में केस फाइल करने मेरे अगेंस्ट में। मैंने कहा सर जी गलत है, जज साहब को कहा, मैंने कहा जज साहब ये गलत है, ये बताओ बी के ऊपर मैंने कॉर्शन किया क्या, नहीं ना, मैंने कुछ धमकाया क्या, नहीं ना, तो मेरी क्या गलती है इसमें, धमकाया सी ने था। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट का जो भी इफेक्ट होगा, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसको कैंसिल करो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल कर रहे हो। लॉ ने क्या कहा कि नहीं, चाहे आपने करा हो, धमकाया हो, या किसी और ने धमकाया, वो इसी के अंदर कवर्ड होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पार्टी इंटेंडिंग टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीव पार्टी। जो बेचारा मरा हुआ है, मतलब जिसके साथ गलत हुआ, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ था, जोर जबरदस्ती हुई थी। ठीक है, अगर मैंने आपके साथ जबरदस्ती करी, आपको धमकाया करा, सो यहाँ पे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कोर्ट में प्रूव करने की कि मैंने ऐसा किया था। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले होगी। जब आप मुझे प्रूफ करने लग जाओगे कि हाँ भाई मैंने गलत करा था, मैंने धमकाया था, उसके बाद डेफिनेटली मुझे अपने आप को बचाना है, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि मैं प्रूव करूँ कि क्या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बस समझ में। बट फर्स्ट लाइबिलिटी किसकी आती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, बर्डन प्रूफ का एग्रीव्ड पार्टी के ऊपर आता है। सो अभी हमने कॉर्शन देखा, कॉर्शन का मतलब होता है धमकाना करना, ठीक है। अब बात आती है अनड्यू इन्फ्लुएंस की। अनड्यू इन्फ्लुएंस किसको कहते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है गलत फ़ायदा उठा लेना अपनी पोजीशन का या किसी भी रिलेशन का, गलत फ़ायदा उठा लेना। मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाएगा कि उस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस था व्हेन रिलेशन सब्सिडिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट, जो पार्टीज हैं उनके बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि वन ऑफ द पार्टी इज इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, कि एक पर्सन जो है ना वो डोमिनेटिंग नेचर में है, डोमिनेटिंग पोजीशन में है कि दूसरे की इच्छा को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। ही यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, और उसने पोजीशन का गलत फ़ायदा भी उठाया। सर एग्जाम्पल लेते हैं। अभी क्या है, आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं पूरे साल कुछ नहीं पढ़ाया, आपको धीरे धीरे टालता रहा, करा दूंगा, ना मैंने रिवीजन कराया, ना मैंने आपकी क्वेरी सॉल्व करी, ना मैंने प्रॉपर क्लासेस दी, कुछ नहीं करा, आपसे फीस सारी ले रखी है। बात समझ में आई। फिर हुआ क्या, उसके बाद में जब एग्ज़ाम्स आपके बिल्कुल करीब आ गए, बिल्कुल करीब एग्ज़ाम्स आ गए, लास्ट डेट आने को आई,
आप मेरे पास आए, सर पढ़ा दो। मैंने कहा देखो पढ़ना है? आपने कहा हाँ सर पढ़ा दो वरना मैं फेल हो जाऊँगा। मैंने कहा देख लो। आपने कहा हाँ। मैंने कहा एक काम करो, आपके पास एक स्कूटी है ना? आपने कहा हाँ सर वो एक्टिवा है मेरे पास। मैंने कहा अभी तो ली थी आपने शायद? नहीं। आपने कहा हाँ सर अभी बहुत बढ़िया चलती है, पता है मैंने ना अभी 60,000 की ली थी और अभी मतलब बिल्कुल फ्रेश है, और मार्केट में अगर इसको बेचने जाऊँ ना सेकेंड हैंड भी तो 40,000 की तो आराम से बिक ही जाएगी, कहीं गई नहीं 40,000 रुपीज़ तो। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि एक काम सुनो, अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना है, पेपर में पास होना है, ये जो तुम्हारी क्या है स्कूटी है, मुझे 40,000 तो मैं देने से 4,000 में बेच लो, मैं 4,000 पे कर दूंगा, तुम भी खुश रहो मैं भी खुश रहूँ। और आपने क्या करा, वो मुझे क्या करी, सेल कर दी स्कूटी 4,000 में, ठीक है। अब बाद में आपके पास ऑप्शन आ गया, आप इसको क्या कर सकते हो, वॉइड करा सकते हो। आपने क्या हुआ, पढ़ लिए मुझसे, पेपर दे लिए, सब कुछ निबट गया। उसके बाद कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके क्या कहा, मेरी स्कूटी वापस दिलाओ, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, अनड्यू इन्फ्लुएंस करा था। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्यों, क्योंकि एक की किसी की पोजीशन वो क्या है, डोमिनेट कर रहा है किसकी, दूसरे की विल को, दूसरे की इच्छा को। मेरी पोजीशन ऐसी थी ना उस टाइम पे कि मैं आपके डिसीजन को अफेक्ट कर रहा हूँ। आप मुझे नॉर्मली वो 4,000 रुपये में सेल आउट नहीं करने वाले थे, बट मैंने अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा के, जो मेरी पोजीशन थी कि मैं उस टाइम पे आपका टीचर था और आपको मेरी ज़रूरत थी, उसका अनफेयर एडवांटेज लिया मैंने, ठीक है। सो वो फिर क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर कवर हो जाएगा। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन पोजीशन ऑफ डोमिनेट, किन किन केसेस में हम कहेंगे कि वो डोमिनेटिंग नेचर में है, वेयर ही होल्ड्स अ रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, जहाँ एक पर्सन की दूसरे पर्सन पे हमें कोई अथॉरिटी दिख रही है, वो दिख रहा है कि वो उसके ऊपर सीनियर है, उसका बॉस है। जैसे कि मास्टर एंड सर्वेंट, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे पता है कि बॉस क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकता है वो। वेयर ही स्टैंड्स इन द फ्यूडिशरी रिलेशनशिप टू द अदर, दैट इज ट्रस्टी एंड बेनिफिशरी, मतलब मुझे पता है कि अभी क्या हमारे बीच में कोई रिलेशन ऐसा है कि मैं उसको अफेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि ट्रस्टी और बेनिफिशरी का। अभी ट्रस्ट को पता है कि मेरे पास इसकी सारी प्रॉपर्टी, जैसे वो देखा था ना, बच्चे का केस देखा था हमने, ठीक है, एक बार पहले देखा था। वहाँ पे क्या था, जब हम वो पढ़ रहे थे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मान के चलो फादर ने क्या करा, ट्रस्ट को पैसे, एक ट्रस्ट बनाई, उसको क्या करा, अपनी सारी प्रॉपर्टी नाम कर दी, और ये कहा कि क्या, बेटी जब बड़ी हो जाएगी उसको मेरी ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देना, ठीक। अब क्या हुआ कि उसने इसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, किसने, ट्रस्ट ने। वो धमका के कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दूंगा मगर तुम क्या करना, मुझे वापस करोगे ये प्रॉपर्टी, ताकि तुम मुझे बाद में क्या करना, इस प्रॉपर्टी को मेरे नाम कर देना, या ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, एक नया कॉन्ट्रैक्ट करो। वो कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम ये प्रॉपर्टी लेना नहीं चाहती हो, ऐसा कुछ भी, मैं अपनी क्या कर रहा हूँ, पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस चीज़ में भी ये आ जाता है। Where he makes a contract with a person whom mental capacity is temporarily or permanently affected by the age of age, illness or mental or body distress is an example। मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किसी के साथ कर रहे हो जो बंदा फिट नहीं है, उसके साथ कोई मेंटली फिजिकल किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, और फिर क्या कर रहे हो आप उसके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जहाँ पे आप अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहे हो। जैसे कि क्या हुआ, मान के चलो एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में क्या एक लेडी थी, उस लेडी का क्या अभी बहुत सारी बीमारी हो रखी थी, मतलब वो परेशान थी, मतलब अभी इस ये डॉक्टर ही उसका इलाज कर सकता है, ऐसी सिचुएशन आ गई। अब डॉक्टर पता क्या कहने लगा देखो मैं तुम्हारा इलाज तब करूँगा जब तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगी। बात समझ में आए? अब तुम्हारे सामने ऑप्शन है जिंदा रहना है या प्रॉपर्टी को रखना है, तो या तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम जिंदा रह पाओगी, या फिर एक काम करो तुम मर जाओ और प्रॉपर्टी तो फिर मुझे मिलेगी नहीं, प्रॉपर्टी तो किसी की भी नहीं होगी। अब लेडी ने क्या करा, उसने सोचा कि ठीक है भाई जो भी अब बचा तो मुझे ये सकता है, जीना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे तो फिर भी कमा लेंगे। आपने क्या करा, उस कंपनी को सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या करी, ट्रांसफ़र कर दी। बात समझ में आई? तो इस केस में भी कैसा हुआ, डॉक्टर और पेशेंट का केस जो हुआ, यहाँ पे डॉक्टर कैसा हुआ, डोमिनेटिंग नेचर में हुआ, वो अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहा है। क्लियर? एसेंशियल इंटीग्रेंट्स की मतलब मैं जब ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब ही पता है क्या है, दो वर्ड से मिला है। एक इन्फ्लुएंस मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करना, किसी को प्रभावित करना, अपनी बात मनाना, और अनड्यू मतलब सही नहीं है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो मतलब मैं किसी से अपनी बात मनवा रहा हूँ वो भी गलत तरीके से। एसेंशियल इंटीग्रेंट्स अंडर द प्रोविजन, मतलब जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है उसके लिए क्या क्या चीज़ें मस्ट हैं,
रिलेशन बिटवीन द पार्टी, दोनों पार्टी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, जैसे मदर फादर, सन फादर, या फिर सर्वेंट और जो उसका मास्टर हो गया, टीचर स्टूडेंट, ऐसा। वन ऑफ देम इज इन द पोजिशन ऑफ डोमिनेटिंग द विल ऑफ द अदर। एक बंदा ऐसा होना चाहिए कि जो क्या डोमिनेटिंग नेचर में हो, जो क्या कर रहा हो दूसरे की इच्छा का अफेक्ट कर रहा हूँ, मतलब उसके डिसीजन को अफेक्ट कर रहा हूँ। आपका स्कूटर था ना, मैंने क्या करा, 40,000 वाला 4,000 रुपये में ले लिया। आप किसी और को बेचते ही, मुझे नॉर्मली बेचते तो कितने में, 40,000 में बेचते हो, मेरे कारण आपका क्या हुआ, 4,000 में बिक गया। अगर मान लिया आप उसको बेची 4,000 रुपये में, तो मैंने आपसे 4,000 रुपये में ले लिया, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस आया क्या, नहीं आया, ठीक है, वहाँ पे नहीं आया। सो इसमें क्या है, डोमिनेट होना जरूरी है वहाँ पे, विल ऑफ द अदर, और वो सब चीज़ें होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट मस्ट बी टेक अनड्यू एडवांटेज, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, वो पर्पस ही क्या है मेरा, कि उस चीज़ का कोई गलत फ़ायदा उठाने का, कि मेरा क्या है पर्पस